गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने अलैंगिक जनन के बारे में जाना और आज हम लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है और यह इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पहले के दोनों लेक्चर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये लैंगिक जनन, सबसे पहले तो लैंगिक जनन होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह अगर हम इसको समझें, इसकी परिभाषा पहले जाननी चाहिए, क्योंकि परिभाषा ही महत्वपूर्ण होती है। आपको सबसे पहले लैंगिक जनन की परिभाषा परीक्षाओं में भी आती है। तो लैंगिक जनन जो प्रक्रिया है वह बहुत ही जटिल होती है, पहले समझ लीजिए। और क्यों जटिल होती है? क्योंकि इसमें विशेष प्रकार का जनन अंग होता है। लैंगिक जनन प्रक्रिया में शरीर में एक विशेष प्रकार का जनन अंग होता है। दैहिक कोशिकाओं जो सोमैटिक सेल्स होती है उनसे अलग होते हैं, और इन जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक सेल का निर्माण होता है। युग्मक जिसे गैमीट बोलते हैं इंग्लिश में, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए थोड़ी सी जटिल होती है। तो लैंगिक जनन की अगर हम परिभाषित करें तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक निषेचन करने के बाद नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसके लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। द्विलिंगी प्राणियों में जैसे केंचुआ है, उसमें एक ही शरीर में एक ही जनक में नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं, इसलिए उसमें एक ही जनक होता है। लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निषेचन होना आवश्यक है। दोनों युग्मकों के योगदान से नए संतान की उत्पत्ति होती है, नए संतति की उत्पन्न होती है, तो वह प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। अब इसमें हम आते हैं डिटेल में। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक आप लोग अभी अभी सुने हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जनन अंगों में होता है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है। तो यह जब भी होता है, यह विभाजन द्विगुणित यानी डिप्लॉयड कोशिकाओं में होता है, और यह क्या करता है कि नर युग्मकों और मादा युग्मकों में मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या को जो डिप्लॉयड होती है उससे हैप्लॉयड में कन्वर्ट करता, आधी हो जाती है। यह प्रोफेस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी करता है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शन डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन, इसी को माइटोसिस भी कहते हैं। तो ये डिटेल में इसके बारे में और बाद में भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक की उत्पत्ति होती है, और इसी को हम युग्मक जनन बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, शब्द है, परीक्षाओं में पूछा जाता है युग्मक जनन किसे कहते हैं। तो युग्मक जनन यही है कि जनन अंगों में जनन कोशिकाओं अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत जो होता है, उसी प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। सीधे सीधे अगर एक वाक्य में कहा जाए तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है। और जब इस युग्मक दोनों युग्मक बन जाते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक, तो इनमें संयुग्मन होता है।
संयुग्म मतलब निषेचन, सिंगैमी, इन्हीं दोनों युग्मकों के निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है और फिर इसी से नई संतान का प्रारंभ शुरू हो जाता है और विकास होता है। तो इस तरह से ये लैंगिक जनन, ये प्रक्रियाएं सब होती हैं। और अब देखते हैं विशेष रूप से पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों, पादप जगत में पौधों की लगभग 3.5 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और सब जो जातियां हैं, भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि इसमें लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। और इसको हम ऐसे समझते हैं कि पौधे, जैसे विशेष रूप से पौधों को हम कई वर्गों में बांट देते हैं, जैसे शैवाल है, इससे विकसित ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है, फिर जिम्नोस्पर्म है जिसे अनावृत बीजी बोलते हैं, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्मी। जो सबसे विकसित पौधे हैं वो एंजियोस्पर्मी प्लांट हैं जिसे हम आवृत बीजी पौधे बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, ये सब उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम समझने के लिए सबसे पहले हम बारी बारी से समझते हैं सभी को। तो सबसे पहले हम शैवाल को हम लेके बताते हैं आपको। शैवालों में लैंगिक जनन विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है। ठीक, ये विशेष प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं कि इसमें जो युग्मक होते हैं वो युग्मक धानी में बनते हैं। इसे हम बोलते हैं गैमेटेंजिया। चूँकि युग्मक को इंग्लिश में गैमेट बोलते हैं और जिस संरचना में ये बनते हैं उसे हम युग्मक धानी या गैमेटेंजिया कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, युग्मकों के व्यवहार, उनकी संरचना, आकृति पर लैंगिक जनन भी इसमें 2-3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जो इसमें शैवालों में लैंगिक जनन का प्रकार है वो समयुग्मकी प्रकार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोगैमस टाइप। ठीक है। दूसरा प्रकार है असमयुग्मकी प्रकार, एनाइसोगैमस टाइप। तीसरा है विषमयुग्मकी प्रकार, ये देख रहे हैं विषमयुग्मकी प्रकार, जिसे हम उगैमस टाइप बोलते हैं। समयुग्मकी बच्चों प्रकार में सिर्फ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। समयुग्मकी प्रकार मतलब ऐसे युग्मक जो आकार में समान हो, आकृति में समान हो, लेकिन उनके व्यवहार में भिन्नता होती है। असमयुग्मकी में उनकी आकृति तो समान होती है लेकिन आकार जो उनका साइज होता है वो भिन्न होता है, व्यवहार में भिन्न होते हैं। तो दोनों में व्यवहार जो होता है वो भिन्न होता है। एक नर जैसा व्यवहार करता है, एक मादा जैसा व्यवहार करता है। उसी तरह से असमयुग्मकी में भी आकार में भिन्नता होती है, व्यवहार में भिन्नता होती है। और तीसरा जो है विषमयुग्मकी प्रकार, उगैमस टाइप, इसमें क्या होता है, इसमें भी आकृति आकार दोनों में भिन्नता होती है। तो पहले चलिए देखें, फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, ये आइसोगैमस, ये शैवालों के बारे में पढ़ रहे हैं। आइसोगैमस देख रहे हैं, ये आइसोगैमस यानी समयुग्मकी। समयुग्मकी में इसमें देखिए, समयुग्मकी में जो भी ये दोनों युग्मक हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये इनकी देखो आकृति एक जैसी, सेम आकृति की, लट्टू जैसे हैं, सेम आकृति के, आकार भी इनका समान है, सम आकार की, इसलिए समयुग्मकी। लेकिन इनके व्यवहार में अंतर है। एक नर युग्मक जैसा व्यवहार करता है, एक मादा युग्मक जैसा व्यवहार करता है। ठीक, ये देखो, ये 2 फ्लैजेला है, कसाव, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। जब फ्लैजिलेटेड होंगे तो चलायमान होंगे, मोटाइल गैमेट होते हैं। और दोनों में ये संयुग्मन हो रहा है, ठीक, फ्यूजन हो रहा है। और फिर दोनों ये हेप्लाइड, एन का मतलब ये हेप्लाइड है, गुणसूत्रों की संख्या हेप्लाइड है। दोनों जब हेप्लाइड्स युग्मक मिलेंगे तो ये युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करेंगे जो डिप्लॉयड हो जाता है। तो ये हो गया। दूसरा प्रकार बच्चों देखो,
नहीं, पहले इसी को पूरा समझ लेते हैं। दूसरा प्रकार समझने से पहले हम इसको डिटेल समझ लेते हैं कि समयुग्मकी और क्या विशेषताएं हैं, उदाहरण क्या है। समयुग्मकी प्रकार ये कुछ सवालों में युग्मक बाह्याकृति एवं परिमाण मतलब साइज में समान होते हैं। युग्मक कसाभी हो सकते हैं, यानी यदि कसाभ मतलब ये फ्लैजला कसावकी हो सकते हैं, जैसा कि क्लैमाइडोमोनास में होता है और यूलोथ्रिक्स में भी होता है। लेकिन कुछ शैवाल ऐसे हैं जैसे स्पायरोगायरा, वो बिना कसाव बिना फ्लैजला के भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के जनन में कुछ कसावकी और कुछ अकसावकी। कसावकी का उदाहरण देखा क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, तथा अकसावकी यानी कि बिना फ्लैजला के स्पायरोगायरा। इस निम्न स्तर के पौधे शैवाल में जो नर जैसा व्यवहार करता है, नर युग्मक जैसा व्यवहार करता है, उसे हम प्लस स्ट्रेन और मादा युग्मक को माइनस स्ट्रेन से जानते हैं, समझते हैं। दोनों युग्मकों का जब संयोजन होता है, उनमें फ्यूजन होगा, तो उसे हम युग्माणु या जाइगोस्पोर कहते हैं। अब आ जाइए बच्चों, दूसरा प्रकार असमयुग्मकी प्रकार। असमयुग्मकी प्रकार ये देखा है आपने, दोनों असमयुग्मकी असम यानी कि समान नहीं है। एक का देख रहे हैं आकार बड़ा है और एक का आकार ये छोटा है, देख रहे हैं। इसे हम हेट्रोगैमिट्स कहते हैं। समान आकार समान नहीं है, आकृति एक जैसी है। आकृति देखो लट्टू जैसा ये भी है, साइज बड़ा है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी साइज छोटी है, तो आकृति एक जैसी है, लेकिन आकार परिमाण जिसे बोलते हैं वो भिन्न भिन्न है। इसके अलावा इनके व्यवहार में भी भिन्नता होती है। व्यवहार में भिन्नता का मतलब एक प्लस स्ट्रेन एक माइनस स्ट्रेन, ये इसलिए हेट्रोगैमेट्स बोले जाते हैं। दोनों में देखो संयुग्मन हो रहा है और फिर डिप्लॉयड होकर के जाइगोट बन जाते हैं। ये असंयुग्मकी। तो ये भी कुछ शैवालों में युग्मक बाह्य आकृति में तो समान होते हैं, किंतु कार्य व्यवहार एवं परिमाण में ये भिन्न होते हैं। ठीक है, ये हो गया असमयुग्मकी। अब हम दूसरा समझते हैं कि जो बड़े युग्मक होते हैं, इसी असमयुग्मकी में जो बड़े युग्मक हैं उसे हम दीर्घ युग्मक कहते हैं, और वो जो है कि थोड़ा सा निष्क्रिय होते, उतने सक्रिय नहीं होते। लेकिन जो छोटा युग्मक होता है वो सक्रिय होता है, जिसे हम लघु युग्मक भी बोलते हैं। और दोनों युग्मकों संयोजन से जो युग्माणु जाइगोस्पोर बनता है, बाद में वो अर्धसूत्री विभाजन करके नए पौधे को जन्म देता है। क्योंकि शैवालों का पौधा मोस्टली जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। केवल जनन के दौरान थोड़े समय के लिए डिप्लॉयड अवस्था में आते हैं। जैसे नर युग्मक मादा युग्मक का जब संयोजन होगा तो थोड़े समय के लिए डिप्लॉयड अवस्था आती है, उसके बाद फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर ये हैप्लॉयड अवस्था में आ जाएंगे और फिर नए पौधे को जन्म देंगे। तो एक तरह से ये पीढ़ी एकांतरण को दर्शाता है कि थोड़े समय के लिए डिप्लॉयड अवस्था और ज़्यादा मोस्टली इनका जो लाइफ पार्ट है वो हैप्लॉयड से। तो असमयुग्मकी का उदाहरण है क्लैमाइडोमोनास। तीसरा जो बच्चों हैं विषम युग्मकी प्रकार। विषम युग्मकी प्रकार में पहले हम फिगर दिखा देते हैं आपको। ये विषम युग्मकी प्रकार जो होता है, देखो ये ऊगैमस टाइप, ये देख रहे हैं ऊगैमस टाइप का मतलब ओवम टाइप का। ऊगैमस ओवम से सब लिया गया है, जिसे हम विषम युग्मकी। यहाँ पर ये समयुग्मकी पहला था, दूसरा था असमयुग्मकी, समान नहीं होते हैं कर्म में, और एक है तीसरा विषम युग्मकी, जिसे हम इंग्लिश में ऊगैमस टाइप बोलते हैं। ऊगैमस में एक ओवम जैसा एग होता है, हैप्लॉयड होता है, दूसरा स्पर्म जिसे शुक्राणु बोलते हैं, जो कि पौधों में स्पर्म में शुक्राणु, शैवाल में कहना उचित नहीं, यहाँ पर प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन ज़्यादा सूटेबल है। तो ये फ्लैजिलेटेड होता है। इसमें आपने देखा कि चलायमान भी होते हैं, अचलायमान भी होते हैं, जैसा कि स्पायरोगायरा में। उसी तरह से असमयुग्मकी में फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल गैमेट होंगे, नहीं तो नॉन मोटाइल गैमेट होंगे। और इसमें विषम युग्मकी में एक गैमेट जो मादा गैमेट फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक है, वो नॉन मोटाइल होता है क्योंकि उसमें फ्लैजिला नहीं होता। दूसरा जो नर युग्मक है, मेल गैमेट है, वो मोटाइल होता है क्योंकि वो विथ फ्लैजिला होता है।
दोनों में संयुग्मन होता है, संयुग्मन के बाद जाइगोट बनता है और इस तरह से विषम युग्म की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए डिटेल में कि विषम युग्म की प्रकार, इसमें नर युग्मक क्या होता है, वो द्विकशाभिकी यानी बाइफ्लैजिलेटेड होता है, मादा युग्मक बड़ा होता है, निष्क्रिय होता है और अकशाभिकी नॉन मोटाइल होता है। युग्मक संयोजन के बाद जाइगोट का निर्माण करता है, जैसे क्लैमाइडोमोनास है, कैरा है, उडोगोनियम है। इन सब शैवालों में विषम युग्म की प्रकार का लैंगिक जनन होता है। ठीक है। एक चीज़ और बच्चों ध्यान देने की बात है कि शैवालों में जो लैंगिक जनन समयुग्मकी, ठीक है, जो समयुग्मकी प्रकार का है वो सबसे शुरुआती आरंभिक होता है तथा विषम युग्मकी सबसे एडवांस माना जाता है। तो क्लैमाइडोमोनास में कई प्रजातियां हैं जिसमें तीनों प्रकार का जनन होता है, यानी कि समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। अब आ जाते हैं बच्चों शैवाल के बाद ब्रायोफाइटा। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा, इसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और सबसे सर्वाधिक विकसित जो होते हैं एंजियोस्पर्म। तो एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म यानी कि जिसे अनावृत बीजी पौधे बोलते हैं, इन तीनों में एक संरचना कॉमन होती है, वो होता है नर जननांग, मादा जननांग, तीनों में मिलेगा। कहने का मतलब कि ये शब्द नर जननांग जिसे पुंधानी बोलते हैं, इंग्लिश में एंथ्रेडियम, मादा जननांग स्त्रीधानी, इंग्लिश में आर्कीगोनियम, यानी एंथ्रीडियम, आर्कीगोनियम ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा के पौधों में और जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधों में ये शब्दावली ये रहेगी। बाकी ये शब्दावली एंथ्रीडियम, आर्कीगोनियम न तो आप शैवाल में पाएंगे और न ही आप सबसे विकसित पौधे जो आजकल देखते हैं, आम, नीम, ये सब जो हैं ये सबसे विकसित पौधे जिसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, फलदार वृक्ष। एंजियोस्पर्म मतलब जिसमें फल बनते हों, आवृत बीजी पौधे, उसमें ये शब्दावलियाँ नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ ये एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम, ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। अब आगे चलते हैं डिटेल में। ब्रायोफाइटा वर्ग में जो लैंगिक जनन होता है वो विषम युग्मकी ही होता है। देखा, जैसे कि अभी आपने देखा था विषम युग्मकी में नॉन मोटाइल होता है मादा युग्मक और जो नर युग्मक होता है वो मोटाइल होता है। ठीक। इसमें जो नर जननांग है उसे पुंधानी, एंथ्रीडियम और मादा जननांग को स्त्रीधानी, आर्कीगोनियम कहते हैं। अब देखिए इनकी संरचना कैसी है। जो नर जननांग पुंधानी एंथ्रीडियम है वो बहुकोशिकीय होता है और एक बहुकोशिकीय चोलक जैकेट, चारों ओर से एक बहुकोशिकीय चोलक होता है, जैकेट होता है, उसी से घिरा रहता है। इसी के अंदर एंथ्रोजॉइड जिसे हम नर युग्मक बोलते हैं, ये एंथ्रोजॉइड पुम्मड़ू, हिंदी में पिम्मड़ू और इंग्लिश में एंथ्रोजॉइड कहते हैं, नर युग्मक है। ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। जब फ्लैजिलेटेड होंगे यानी कसाव युक्त होते हैं तो क्या होंगे, ये मोटाइल होंगे यानी कि चलायमान होते हैं। और द्विकशाभिकी, जो फ्लैजला होता है द्विकशाभिकी, चलायमान मोटाइल, द्विकशाभिकीय मतलब बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं नर युग्मक। स्त्रीधानी के बारे में आप समझ लें थोड़ा। स्त्रीधानी जिसे हम आर्कीगोनियम कहते हैं वह भी बहुकोशिकीय होती है और एक बहुकोशिकीय चोलक से घिरी रहती है। चोलक मतलब आवरण, बाहरी आवरण जो होता है वो भी बहुकोशिकीय होता है, उसी से ये घिरा रहता है नर जननांग पुंधानी की तरह। यह एक फ्लास्क जैसी संरचना होती है आर्कीगोनियम। इसमें एक वृंत स्टलक होता है और एक फूली हुई अंडाकार वेंटर, जिसे हम इंग्लिश में वेंटर बोलते हैं, हिंदी में अंडधा बोलते हैं, और एक ग्रीवा नेक होती है। इसी अंडधानी में एक गोल और अचल मतलब नॉन मोटाइल, एक गोल सी रचना जो अचल होती है जिसको हम बोलते हैं अंड या इंग्लिश में एग
इसी को ऊस्फीयर भी बोलते हैं। यह मादा युग्मक के नाम से जाना जाता है। अब नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के लिए जल अत्यंत ही आवश्यक है ब्रायोफाइटा में। अंड मादा युग्मक जिसे हम कहते हैं और पुम्मड़ू जो नर युग्मक है के संलयन यानी कि फ्यूजन जो निषेचन कहते हैं, संलयन से द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे हम जाइगोट भी कह सकते हैं, या इसी का एक और टर्म्स है निषिक्तांड हिंदी में और इंग्लिश में ऊस्पोर। ध्यान रहे बच्चों, ऊस्पोर और ऊस्फियर में अंतर है। ऊस्फियर ये मादा युग्मक हेप्लाइड होता है, एग होता है। ऊस्फियर मादा युग्मक जिसे हम एग बोलते हैं होता है, और जबकि ऊस्पोर ये जाइगोट है, नर और मादा युग्मक के निषेचन के बाद बनता है। तो इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अब ऊस्पोर जैसे बनता है, यह एक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट को जन्म देता है। ठीक, एक चीज़ ध्यान रहे बच्चों, ब्रायोफाइट का जो पौधा होता है ब्रायोफाइट का मुख्यतः पौधा वो गैमेटोफाइट होता है, यानी कि युग्मकोद्भिद होता है। युग्मकोद्भिद का मतलब ये होता है कि हैप्लॉइड होता है। मोस्टली इनके लाइफ पार्ट का मोस्टली जो हिस्सा है, ज़्यादा लंबा भाग जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, और थोड़े समय के लिए बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट रचना बन के आती है। जब नर और मादा युग्मक में निषेचन होगा तो डिप्लॉइड अवस्था, तो बीजाणु उद्भिद जिसे हम इंग्लिश में स्पोरोफाइट बोलते हैं वो डिप्लॉइड अवस्था है। निषेचन के बाद जब जाइगोट बनता है तब ये बीजाणु उद्भिद निर्माण होता है, विकसित होता है। तो इनमें जो है कि इस गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो अवस्थाएं होती हैं। ज़्यादा लंबा पीरियड का गैमेटोफाइट, छोटे पीरियड का स्पोरोफाइट होता है, ये ध्यान रहे। तो जैसे ऊस्फियर निषेचन एक बीजाणु उद्भिद को जन्म देता है, उसे हम स्पोरोगोनियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पोरोगोनियम जब दोनों में निषेचन करने के बाद, नर युग्मक मादा युग्मक निषेचन के बाद बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट का जन्म हो जाता है, तो उसे हम स्पोरोगोनियम कहते हैं। यह स्पोरोगोनियम बच्चों बीजाणु उद्भिद पूर्ण रूप से, ये क्या होता है, पूर्ण रूप से ये निर्भर होता है गैमेटोफाइट पर, और कुछ में आंशिक रूप से निर्भर होता है। तो रिक्सिया जो गैमेटोफाइटिक पौधा है, रिक्सिया, इसमें पूर्ण रूप से स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है। किस आधार पे? अपने भोजन, प्रकाश संश्लेषण में, जल आदि के आवश्यकता के लिए ये और रिक्सिया में पूर्णतः डिपेंड रहता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं ब्रायोफाइटा जिसे मॉस बोलते हैं, स्फैगनम वगैरह मास, उसमें आंशिक रूप से डिपेंड रहता है। ठीक है, ये देखिए फिगर के माध्यम से, ये एक स्फैगनम है, ये मॉस का पौधा, ब्रायोफाइटा का पौधा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पौधा हरी हरी ग्रीन पत्तियाँ हैं, ये पूरा गैमेटोफाइटिक पार्ट है। यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, ये स्पोरोगोनियम 3 भागों में बटा रहता है, फूट, सीटा, कैप्सूल। ये ऊपर जो गोल सी रचना है ये कैप्सूल है, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। ये स्पोरोगोनियम स्पोरोफाइट से उत्पन्न होता है। यह स्पोरोगोनियम 3 भागों में होता है। फूट, यहाँ नीचे जहाँ हरी पत्ती ये ब्लैक ज़्यादा मोटी ये है, यहाँ फूट, और ये डंठल, सीटा, और ये कैप्सूल। तो ये पूरा डिपेंड रहता है इस नीचे वाले पार्ट गैमेटोफाइट पर। यहाँ स्पोरोफाइटिक हो गया और ये गैमेटोफाइटिक पार्ट है इस पौधे का, और इस पर डिपेंड रहता है जल अवशोषण में, भोजन में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया इन्हीं में होती है। हरी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों लाइक संरचना होती है, ट्रू लीव्स तो नहीं होती लेकिन पत्ती जैसी संरचना होती है, और प्रकाश संश्लेषण अपने भोजन इनमें होता है, इसलिए उस पर वो आश्रित रहता है। अब बच्चों, युग्मकोद्भिद जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट जिसे हम बीजाणुद्भिद बोलते हैं वो डिप्लॉइड अवस्था में होता है।
तो ये ध्यान रहना चाहिए। ब्रायोफाइटा वर्ग में जो बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट होता है वो बहुत साधारण होता है और कम समय के लिए होता है। उनके लाइफ में बीजाणुद्भिद अवस्था डिप्लॉयड अवस्था होती है, लेकिन कम टाइम के लिए होती है और साधारण होता है। यह केवल विशेष कुछ में, जैसे रिक्सिया है, रिक्सिया में ये बहुत साधारण होता है। केवल कैप्सूल, ये ऊपर जो गोल सी रचना है, ये पौधे के ऊपर जो गोल सी रचना है, ये केवल इसे बोलते हैं कैप्सूल। तो रिक्सिया में साधारण होता है, केवल कैप्सूल में होता है। लेकिन मांस वगैरह में जो ये स्फेगनम है, रिक्सिया का नहीं है, ये मॉस में क्या होता है, यानी स्फेगनम मांस का एक उदाहरण है स्फेगनम। इसमें ये 3 भागों में बटा रहता है। हमने बताया कि ये फुट, सीटा, सीटा एंड कैप्सूल, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाद, फुट को, सीटा को सीटा ही बोलते हैं और कैप्सूल को संपुट। ये 3 भागों में विभाजित रहता है। अब होता क्या है आगे की प्रक्रिया, जो गोल सी संरचना ऊपर स्फेगनम के ऊपर गोल सी रचनी हुई, यह कैप्सूल है और इसी कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्योंकि ये डिप्लॉयड अवस्था है, स्पोरोफाइटिक स्टेज है। स्पोरोफाइटिक हो गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक निषेचन के बाद ये स्पोरोगोनियम का निर्माण हुआ है। अब साधारण में केवल कैप्सूल, बाकी मॉस में फुट, सीटा, कैप्सूल में बटा रहता है। अब इस स्पोरोगोनियम यानी कि कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन होगा। बच्चों जानते हो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये क्या करता है, गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देता है, इसलिए इसके उत्तर रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी तब यह डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाएगी। तो हैप्लॉयड यानी कि जो इसी से हैप्लॉयड अवस्था जब हो जाती है तो वो बीजाणु कहलाते हैं, स्पोर जिसे बोलते हैं स्पोर। यानी कि कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो संरचना बनती है उसे हम स्पोर बोलते हैं और बहुत सारा स्पोर बन जाता है। जैसा कि जानते हो कि एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, तो इस तरह से स्पोर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं और एक समान के होते हैं। ब्रायोफाइटा में जो स्पोर बनते हैं उनका आकार एक जैसा होता है, इसीलिए ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, सम बीजाणु। बीजाणु जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक आकार के होते हैं, इसीलिए सम बीजाणु कहे जाते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं होमोस्पोरस। ये इंपॉर्टेंट शब्दावली है, ब्रायोफाइटा में होमोस्पोरस होते हैं, याद रहना चाहिए। अब जब अनुकूल वातावरण आता है तो ये कैप्सूल में बने हुए सभी स्पोर बीजाणु कैप्सूल के फटने से, प्रस्फुटन से ये आसपास डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं और फिर अनुकूल वातावरण में ये अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। कुछ में तो पहले प्रोटोनीमा बनता है, प्रारंभिक तंतु बनता है। स्पोर जब अंकुरित होते हैं तो प्रारंभिक तंतु बनता है और फिर उनसे युग्मकोद्भिद का पौधा विकसित होता है। युग्मकोद्भिद ये नीचे वाला जो पार्ट है युग्मकोद्भिद, यानी जिसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। इस प्रकार से ब्रायोफाइटा के सदस्यों में एक निश्चित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण होता है। बच्चों ध्यान देना, पीढ़ी एकांतरण है ये, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि पौधे में 2 प्रकार की अवस्थाएं बारी बारी से क्रमशः आती रहे। यहाँ पर हमने आपको बताया कि प्रारंभिक पौधा जो मुख्य पौधा है ब्रायोफाइटा का वो गैमेटोफाइट होता है, जिसे हम युग्मकोद्भिद बोलते हैं। और थोड़े समय के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए स्पोरोफाइटिक अवस्था आती है जिसे बीजाणुद्भिद बोलते हैं। कब आती है? जब नर युग्मक मादा युग्मक में निषेचन होता है। जैसे निषेचन होगा जाइगोट बनता है और वही अवस्था स्पोरोफाइट कहलाती है। तो ज़्यादा टाइम के लिए के लाइफ पीरियड में गैमेटोफाइटिक अवस्था होती है, हैप्लॉयड होती है जो, और थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है जो कि डिप्लॉयड होती है। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज के बाद गैमेटोफाइटिक स्टेज के बाद स्पोरोफाइटिक स्टेज, फिर उनमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद स्पोर बनता है, फिर गैमेटोफाइटिक स्टेज, फिर नर युग्मक मादा युग्मक में निषेचन होगा, फिर स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो इस तरह से जो गैमेटोफाइटिक, फिर स्पोरोफाइटिक अवस्था, फिर गैमेटोफाइटिक, जो ये बारी बारी से चलता रहता है, इसी को बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। ब्रायोफाइटा के बाद जो सबसे विकसित पौधा है, इस सबसे ब्रायोफाइटा के जस्ट बाद वो टेरिडोफाइट है।
तो इसमें और ब्रायोफाइटा में अंतर ये है कि ब्रायोफाइटा का जहाँ मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है, यानी कि युग्मकोद्भिद होता है, वहीं पर टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा जो है वो स्पोरोफाइट होता है, यानी कि बीजाणु उद्भिद होता है। मुख्य पौधा टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइटिक होता है, हिंदी में बीजाणु उद्भिद कहते हैं, और थोड़े समय के लिए गैमेटोफाइटिक स्टेज आता है जब युग्मकों का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के बाद। तो दोनों में यही अंतर है कि ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा गैमेटोफाइटिक, जबकि टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा स्पोरोफाइटिक यानी बीजाणु उद्भिद होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और कि इस पौधे में जो दोनों अवस्थाएं हैं, बीजाणु उद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था, यानी स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक अवस्थाएं, दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, और इनमें भी पीढ़ी एकांतरण होता है। ब्रायोफाइटा की तरह टेरिडोफाइटा में भी एक निश्चित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण होता है, यानी कि स्पोरोफाइटिक जो मेन पौधा है वो डिप्लॉयड होता है, उसके बाद जब इसमें नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होगा, थोड़े समय के लिए ये गैमेटोफाइटिक अवस्था आएगी। पहले स्पोरोफाइटिक मेन पौधा होता है इनका, और नर युग्मक के निर्माण के समय जब युग्मक जनन होता है तो गैमेटोफाइटिक अवस्था आएगी, फिर उसके बाद निषेचन होगा तो स्पोरोफाइटिक अवस्था। तो इस तरह से इनमें भी पीढ़ी एकांतरण होता है। ठीक। एक चीज़ और बता दें, ये टेरिडोफाइट वर्ग वही वर्ग है पौधों का जो आप लोगों ने आजकल रामायण प्रसारण में संजीवनी बूटी का नाम सुना था। वह संजीवनी बूटी इसी टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है जिसे हम सिलेजिनेला बोलते हैं, और इसको आम भाषा में सिला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह है सिलेजिनेला का पौधा टेरिडोफाइटा में। ठीक है। अब आ जाते हैं एक इससे विकसित पौधा अनावृत बीजी, जिसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। अनावृत बीजी मतलब खुला हुआ, जिम्नोस्पर्म इंग्लिश में बोले जिम्नोविस होता है नेकेड, वह बीज जो नेकेड हो, खुला हो, जो फल के अंदर न हो। यानी कि ये ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु फल नहीं बनते, क्योंकि इनमें ओवरी होती ही नहीं। तो ये भी हेट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है। हेट्रोस्पोरस मतलब कि विषम बीजाणु। एक चीज़ और बच्चों ध्यान से, एक चीज़ छूट गई है कि ब्रायोफाइटा को हमने बताया कि होमोस्पोरस होता है, उसमें जो भी स्पोर बनते हैं कैप्सूल में वो होमोस्पोरस होते हैं, यानी सम बीजाणुक होते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग में भी, जैसे लाइकोपोडियम इसका उदाहरण है, बहुत सारे हैं जिनमें कि वो भी होमोस्पोरस होते हैं, उनके भी स्पोर एक जैसे एक आकार के होते हैं, वो भी होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो अभी हमने बताया कि जो रामायण में संजीवनी बूटी है वो टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है जिसे हम सिलेजिनेला कहते हैं। यह सिलेजिनेला ही वह पौधा है जिसमें विषम बीजाणुकता उत्पन्न होती है, यानी विषम बीजाणुकता का विकास इसी सिलेजिनेला पौधे से होता है। बाकी ब्रायोफाइटा में होमोस्पोरस होते हैं, इसमें भी होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन सिलेजिनेला से ही विषम बीजाणुता मतलब बीजाणु कुछ बड़े आकार के कुछ छोटे आकार के जो कैप्सूल में बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद, तो उसमें कुछ छोटे आकार के बन जाते हैं, कुछ बड़े आकार के, इसी को बोलते हैं विषम बीजाणुता। और यही विषम बीजाणुता सीड जर्मिनेशन के लिए यानी सीड फार्मेशन की शुरुआती अवस्था है, और यह जा कर के अनावृत बीजी पौधे जो उससे विकसित पौधे हैं, अनावृत बीजी पौधे, उनमें स्पष्ट दिखाई देता है। ये विषम बीजाणु वर्ग का पौधे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो क्लियर हो गया, ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं सम बीजाणु, और अनावृत बीजी पौधे जिम्नोस्पर्म भी विषम बीजाणु होते हैं। अब अनावृत बीजी पौधों में देखिए बच्चों कि नर शंकु में अनेक लघु बीजाणु पड़ होते हैं। इनमें जो जनन अंग होते हैं वो प्रायः शंकुओं के रूप में होते हैं, कोन्स जिसे बोलते हैं। जनन अंग, नर जनन अंग, नर शंकु,
मादा जननांग मादा शंकु। ठीक है, तो नर शंकु में अनेक लघु बीजाणु पड़, इसे इंग्लिश बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, जिनमें लघु बीजाणु, इन्हीं छोटे छोटे पड़ों पर लघु बीजाणु धानियाँ से माइक्रोस्पोरेंजिया में ही बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया उत्पन्न होती हैं जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर यानी परागकण, पालन ग्रंथ जिसे कहते हैं, तो परागकण का निर्माण होगा अर्धसूत्री विभाजन के बाद। ये परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट पहले होते हैं। इसमें होता क्या है कि एक या दो विभाजन के बाद ये अर्धविकसित नर युग्मकोद्भिद बन जाता है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। इसमें 2-3 कोशिकाएं होती है, प्रोथैलियल कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है और एक नलिका कोशिका ट्यूब सेल होती है। तो नर युग्मकोद्भिद का आगे का जो विकास होता है अब वो बीजांड में होता है और इनका परागण भी वायु के माध्यम से होता है, हवा के माध्यम से इनका परागण होता है और ये बीजांड पर पहुंचते हैं ओव्यूल पर। अब मादा शंकु में बहुत सारे अनेक गुरु बीजाणुपड़ मेगास्पोरोफिल होते हैं जिन पर बीजांड ओव्यूल या इसी को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया गुरु बीजाणुधानियाँ उत्पन्न होती हैं। इनमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। इसमें अनेक स्त्रीधानियाँ, जैसे इंग्लिश से बोलते हैं आर्किगोनिया, बनती हैं जिन्हें हम मादा युग्मक अंडकोशिका एक सेल कहते हैं, होते हैं। अनेक स्त्रीधानियाँ बनती हैं और उन्हीं के अंदर मादा युग्मक एक सेल बनते हैं। अब देखिए, बीजांड के अंदर नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। परागकण से पराग नलिका उत्पन्न होती है, जो परागकण होता है उससे पराग नलिका उत्पन्न होती है। इसमें मुख्य रूप से जो कोशिका होती है वो जनरेटिव सेल का विभाजन होगा और उस विभाजन के बाद 2 प्रकार के कोशिकाएं बनती है, एक वृंत स्टलक सेल और एक काय कोशिका बॉडी सेल। ये बॉडी सेल जो होती है, काय कोशिका, मुख्य रूप से यही एक कोशिकीय पुंधानी यानी कि नर युग्मक होते हैं लोअर पौधों में, यानी कि जिम्नोस्पर्म में। वृंत कोशिका वास्तव में पुंधानी के वृंत का जैसा होता है, लेकिन काय कोशिका जो होती है वही शुक्राणु उत्पन्न करने वाला नर युग्मकोद्भिद है। ध्यान रहे, काय कोशिका यानी बॉडी सेल शुक्राणु को उत्पन्न करने वाला ही नर युग्मकोद्भिद है, मेल गैमेटोफाइट है। इसीलिए काय कोशिका वास्तव में एक कोशिकीय पुंधानी सिंगल सेलेड एंथ्रीडियम होता है। अब क्या होगा, निषेचन की क्रिया से ठीक पहले जो बॉडी सेल है, निषेचन क्रिया ठीक पहले ये विभाजित हो जाती है। कितने में? 2 गैमेट में, 2 नर युग्मक में, 2 मेल गैमेट यानी 2 शुक्राणुओं में ये विभाजित हो जाती है। और जो अधिक विकसित नग्नबीजी पौधों में ये जनन कोशिका के विभाजन से ही शुक्राणु बन जाते हैं, जो जैसे एंजियोस्पर्म में है। ठीक है। निषेचन क्रिया में बाह्य जल की आवश्यकता नहीं होती। पराग नलिका ही नर युग्मक को मादा युग्मक के समीप ले जाती है। अनावृत बीजी पौधों में पराग नलिका सामान्यतः क्या होता है, हॉस्टोरिया, जो पराग नलिका होती है आगे बढ़ती जाती है वो चुष्कांग हॉस्टोरिया का कार्य करती है। निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज जाइगोट से भ्रूण एम्ब्रियो बनता है। जब निषेचन हो जाता है तभी जो है कि भ्रूण बनता है तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। निषेचन क्रिया हो गई नर युग्मक मादा युग्मक में, बीजांड ये भ्रूण बनेगा और वही जो बीजांड कहलाता है और फिर बाद में वो सीड का निर्माण कर लेता है। नग्नबीजी पौधों के बीज में जो तरुण भ्रूण के अतिरिक्त मादा युग्मकोद्भिद भी होता है। ठीक है, जो तरुण भ्रूण होता है उनमें मादा युग्मकोद्भिद होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म, इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये याद रहे कि जिम्नोस्पर्मी यानी अनावृत बीजी पौधों में जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, इसमें निषेचन क्रिया से पहले जो कि बन जाते हैं। तो यह पोषक क्या ऊतक के
के रूप में कार्य करता है। निषेचन तो जो होता है वो नर युग्मक और मादा युग्मक के बाद युग्मनज बनता है, और जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो बिना निषेचन के यानी कि हैप्लॉइड ही होता है। हैप्लॉइड अवस्था में भ्रूणपोष कहलाता है। अब इसमें आगे जो आवृतबीजी पौधे में प्रजनन के लिए मतलब अगला जो स्टेज है, अगला प्रकार का पौधा सबसे विकसित आवृतबीजी पौधे जिसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं उसके बारे में समझते हैं। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प होते हैं। जानते हैं कि सबसे विकसित पौधे का जनन अंग पुष्प होता है, ठीक है, जिसमें परागकण होता है, क्योंकि ये रंगीन पुष्प मकरंद वाले परागकारी जंतुओं कीटों को आकर्षित करते हैं। इनमें फल बनता है जिनके अंदर बीज रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी फल के माध्यम से फैलते रहते हैं। अब इनमें जो जनन अंग है, पुष्पों के जनन अंग में पुंकेसर जिसे स्टेमन बोलते हैं तथा मादा जनन अंग अंडप कहलाता है जिसे कार्पेल्स बोलते हैं। पुंकेसर में फिलामेंट होता है, परागकोश एंथर होता है तथा अंडप में फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। इसके ऊपर एक स्टाइल वर्तिका तथा स्टाइल का एंड पॉइंट स्टिग्मा होता है। पुंकेसर व अंडप वास्तव में अत्यधिक विशिष्ट बीजाणुपर्ण होते हैं। स्पारोफोर जैसे जिम्नोस्पर्म की तरह ये बीजाणुपर्ण ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और विकसित हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं। परागकोश में अब क्या होता है, देखो परागकोश जो पुंकेसर में फिलामेंट के ऊपर थोड़ा सा फूला हुआ भाग है परागकोश, उसी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और जिसके फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है। ये वास्तव में इमैच्योर यानी अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद होते हैं। जो परागकण हैं वो मेल गैमेटोफाइट हैं। इनमें जो विकास होता है वो बीजांड में होता है ज़्यादातर। तो अंडप का अब नर के बाद अब मादा जनन अंग के बारे में समझते हैं। जो मादा जनन अंग है अंडप का आधारीय भाग अंडाशय है। इसमें बीजांड उत्पन्न होते हैं। बीजांड के मुख्य ऊतक द्विगुणित होता है। जो बीजांड का मुख्य ऊतक है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। इसी में अर्धसूत्री विभाजन और फिर बार बार सूत्री विभाजन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट विकसित होता है। अधिकतर आवृतबीजी पौधों में यह 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होता है। 7 सेलेड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। जो मादा युग्मकोद्भिद है वो क्या होता है, 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय अधिकांश आवृतबीजी पौधों में। इसमें 3 तो प्रतिमुख कोशिकाएं जिसे एंटीपोडल सेल कहते हैं वो होती हैं। 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और दूसरे पोल पर एक अंड कोशिका होता है और इनके दोनों साइड एक इधर एक उधर सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो यानी कि बीच में अंड कोशिका और साइड साइड में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो 3 ये हो गया और 3 प्रतिमुख कोशिकाएं 6 और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई 6 2 8। ठीक है, ये सभी कोशिकाएं हैं तो ये 8 केंद्रक हो गए। और लेकिन जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है वो न्यूक्लियाई है, तो केंद्रक उसमें होता है एक ज़्यादा है क्योंकि 2 होते हैं, इसलिए 8 केंद्रक बन जाते हैं। अब आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में दोहरा निषेचन का होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब एक उनकी विशेषता है, आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जो इनका होता है डबल फर्टिलाइजेशन बट ट्रिपल फ्यूजन। सबसे बड़ी बात यह है कि दोहरा निषेचन इनकी विशेषता है, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन भी होता है। इसको हम कैसे डिटेल में हम आगे समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि इस क्रिया में नर युग्मक जो मेल गैमेट होता है वो अंड सेल एक सेल से संयुक्त होकर के जाइगोट बना लेता है। जाइगोट तभी कहा जाएगा जब नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचित करेगा, संयुग्मित होगा, तो वो जाइगोट बन गया। ये
दोहरा निषेचन, एक ये डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन का मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक फर्टिलाइजेशन ये हो गया नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो नर युग्मक होता है, दोनों ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं बीच में उनसे संयुक्त हो जाता है, जो बीच में संयुक्त होकर उनसे भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो ये दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि सेकंड फर्टिलाइजेशन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से होता है, और फर्स्ट जो निषेचन है, फ्यूजन, वो एग सेल से होता है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एग सेल से, और सेकंड जो फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन नहीं निषेचन संयुग्मन बोलेंगे, सिनगैमी बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई से जो होता है वो सिनगैमी कहना ज़्यादा उचित है। फर्टिलाइजेशन तो नर युग्मक मादा युग्मक हो, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कि एक नर युग्मक का हिस्सा और मादा युग्मक, नर युग्मक से दोनों युग्मक आए हैं, दोनों हिस्से हैं नर के, और एक ये मादा का पार्ट बीजांड में जो बना है फीमेल गैमेटोफाइट, वो मादा का हिस्सा है, इसलिए दोनों फर्टिलाइजेशन दो बार होते हैं। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन की बात जहाँ तक है, ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कि जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक बार वो अलग अलग होते हैं, एक बार इनमें फ्यूजन होता है, यानी कि एन और एन हैप्लाइड मिल करके डिप्लॉयड बन जाते हैं। फर्स्ट एक फ्यूजन तो ये हो जाता है। उसके बाद फिर जब दोनों नर युग्मक आते हैं, एक सेल से करते हैं, तो एक फ्यूजन वहाँ होता है, और फिर एक नर युग्मक, चूँकि दो नर युग्मक आते हैं तो दूसरा नर युग्मक जो है पोलर न्यूक्लियाई से फिर करता है, तो ये ट्रिप्लॉयड हो जाता है। दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैप्लाइड मिलकर डिप्लॉयड, और फिर एक नर युग्मक आता है तो ये ट्रिप्लॉयड। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो भ्रूणपोष है ये ट्रिप्लॉयड होता है, और जो भ्रूणपोष जाइगोट बनता है वह डिप्लॉयड होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन बट ट्रिपल फ्यूजन, ये आवृत्तिबीजी पौधों की विशेषता है, ऐसा किसी पौधे में नहीं होता। तो युग्मनज जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है वह युग्मनज से विकसित होता है, तथा भ्रूणपोष केंद्रक निरंतर विभाजित होकर ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। यह जो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म है भ्रूणपोष, यह क्या होता है, उत्तक का काम, पोषक उत्तक का काम करता है, जो कि केवल आवृतबीजी पौधों में ही पाया जाता है। पुष्पी पौधों में युग्मनज का निर्माण बीजांड ओव्यूल के भीतर होता है। निषेचन के पश्चात जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है, फिर अंडाशय फल का निर्माण करता है, जो बाद में फल भित्ति बनकर के पेरिकार बारी छिलका बन जाता है। ठीक, ये इस तरह से सरसरी नज़र से ये आपने शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन के बारे में आपने सुना और समझा। बच्चों, पौधों में कभी कभी कुछ असामान्य विधियों द्वारा भी जनन होता है, जिसमें ये दो निम्न हैं, लिखित हैं। पहला है अनिषेक बीजता, एगैमोस्पर्मी, और दूसरा है एपोगैमी। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। पूछा जाता है अक्सर ये अनिषेक बीजता, जिसे हम एगैमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता शब्दों से अगर देखें तो अनिषेक बीजता यानी कि बीज जो स्पर्म बनते हैं, बीज का निर्माण जो बनता है होता है वो बिना निषेचन का होता है, यानी निषेचन के बिना बीज निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। इसमें देखो ये भी दो प्रकार का होता है, पहले समझ लीजिए। इस प्रकार का प्रजनन बीजों द्वारा होता है, परंतु बीज बनने में इनके अंदर निषेचन नहीं होता। जो बीज बनते हैं इनमें निषेचन प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि बीज बनने में जो संयुग्मन होता है नर युग्मक मादा युग्मक का, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं, जिससे नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बनते। तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जिससे नर युग्मक मादा युग्मक नहीं बनते, और जब नर युग्मक मादा युग्मक नहीं बनते हैं तो उनमें निषेचन नहीं होता। तो यानी इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, वो जो स्वयं विकसित हो जाती है बिना निषेचन के, वो बीज में, बीजांड में विकसित हो जाती है। इसी को अनिषेक बीजता बोलते हैं।
ठीक है। तो इसको दूसरा है अपयुग्मन, एपोगैमी कहते हैं। सबसे पहले अनिषेक बीजता एगैमोस्पर्मी को, ये दो प्रकार का होता है, इसको समझ लेते हैं। इसमें पहला प्रकार है अपबीजाणुकता एपोस्पोरी। यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो शब्दावलियाँ हैं, एपोस्पोरी अपबीजाणुकता और एपोगैमी अपयुग्मन। ये परीक्षा की दृष्टि से दोनों दिमाग में रख लो। अगर पिछले साल पेपर में नहीं आए होंगे यूपी बोर्ड में, तो इस साल ये समझो पेपर में आ सकता है, ये समझ लो कि पेपर में छपा हुआ है, इतना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से नोट बनाइए और समझिए। अपबीजाणुकता एपोस्पोरी अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि अपबीजाणुकता एस्पोरी ए फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। एपोस्पोरी it is the formation of virtual gametophyte plant from sporophytic part। इसको और आसानी से समझिए। इसमें जो एपोस्पोरी है, इसमें बीजांडकाय न्यूसेलस, ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। क्या होता है बीजांडकाय? डिप्लॉयड अवस्था होती है, द्विगुणित होती है। इसी बीजांडकाय न्यूसेलस की किसी भी कोशिका से द्विगुणित, चूँकि द्विगुणित होता है, किसी भी कोशिका से द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इस भ्रूणकोश के अंड से बिना नर युग्मक के संयोजन, बिना नर युग्मक के निषेचन के भ्रूण का विकास होता है। यानी कि बिना नर युग्मक के निषेचन के ही भ्रूण का विकास, जाइगोट का विकास हो जाता है। इसीलिए इसको एपोस्पोरी अपबीजाणुकता कहते हैं। हमने कहा ना कि फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। वर्चुअल इसलिए कि जो एग होता है, वास्तव में जो एग है वो एग होता है। नॉर्मली जो जेहन में बात होती है एग और स्पर्म, यानी नर युग्मक, एक क्या है, मादा युग्मक है। नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं? ये गैमिट होते हैं, ठीक है, युग्मक होते हैं। दिमाग में होता है कि ये हैप्लाइड है। जब भी नर युग्मक मादा युग्मक की बात आएगी तो दोनों हैप्लाइड कहे जाते हैं। नर युग्मक भी हैप्लाइड, मादा युग्मक भी हैप्लाइड। ये गैमेटोफाइटिक होते हैं। ब्रायोफाइटा में सुना आपने, टेरोडोफाइटा में सुना। ये जैसे ही अर्धसूत्री के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक निर्माण होता है, वो गैमेटोफाइटिक तुरंत स्टेज शुरू हो जाती है। तो ये, लेकिन वास्तव में यहाँ पर अपबीजाणुकता में क्या है, ये एग तो हैं कहे जा रहे हैं, लेकिन ये हैप्लाइड नहीं है। ये बीजांडकाय के डिप्लॉयड सेल से विकसित हुए हैं। भ्रूणकोश के किन्हीं कारणोंवश इनमें अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया नहीं होती, वो बाधित हो जाती है, रुक जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो उसी में से एक कोशिका एक मादा युग्मक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये एक तरह से ये मादा युग्मक तरह व्यवहार करता है, जो कि वास्तव में हैप्लाइड नहीं होता, डिप्लॉयड होता है। इसलिए हम इसको वर्चुअल गैमेट बोलते हैं, वर्चुअल फीमेल गैमेट। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल फीमेल गैमेट या वर्चुअल फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइटिक पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज एपोस्पोरी। ठीक, और इसका उदाहरण है क्रेपिस, पार्थेनियम में अक्सर ये अपबीजाणुकता होती है। दूसरा इसी में है अनिषेक बीजता में अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटेशियस एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं? ये कभी कभी बीजांडकाय याद रहे बच्चों, ये डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। कभी कभी बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों की कुछ कोशिकाएं विभाजन एवं वृद्धि करके द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं ये? उनकी बीजांडकाय यानी कि जो डिप्लॉयड सेल्स है, चाहे उनका अध्यावरण हो या बीजांडकाय का भी कोई कोशिका है, वो विभाजन होने लगते हैं। कोशिकाएं विभाजन करके और वृद्धि कर जाती हैं और उन्हीं से भ्रूण बन जाता है। ठीक है, तो चूँकि ये डिप्लॉयड हैं ही बीजांडकाय की, तो ये विकसित करके धीरे धीरे भ्रूण का बना लेती हैं। इसका उदाहरण है नींबू और आम। ठीक, अपस्थानिक भ्रूणता ये भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको हल्के मत लेना। लेकिन
एपोस्पोरी एंड एपोगैमी, ये जो एपोस्पोरी और एपोगैमी है ये काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब अपयुग्मन देखते हैं जिसे हम एपोगैमी बोलते हैं। कभी कभी बच्चों अगुणित, ठीक इसका उल्टा है, एपोस्पोरी का उल्टा एपोगैमी है। अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज एपोगैमी। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल स्पोरोफाइट पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम द गैमेटोफाइट पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज एपोगैमी या अपयुग्मन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी अगुणित, जब भी एपोगैमी आएगा तो ये अगुणित से बनता है। कभी कभी अगुणित भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक के अंड एग के अतिरिक्त किसी दूसरी कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो जाता है। यानी कि जो अगुणित एग होता है, अगुणित भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक के अंड के अतिरिक्त किसी दूसरी कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो जाता है, तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। उदाहरण लिलियम। तो एपोगैमी का उदाहरण लिलियम और एपोस्पोरी का उदाहरण पार्थेनियम, ये याद रहे। ठीक है, ये इनकी दोनों की विशेषता जो है यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि एपोस्पोरी जो बनता है वो बीजांडकाय की डिप्लॉयड कोशिका, कोई कोशिका जो होती है वो भ्रूण कोश का निर्माण करती है और इस भ्रूण कोश के अंड से बिना निषेचन के भ्रूण का विकास हो जाता है। तो ये होता है एपोस्पोरी। और अपयुग्मन कभी कभी अगुणित भ्रूण कोश के अंड के अतिरिक्त, इसमें अंड के अतिरिक्त, यहाँ पर अंड से होता है लेकिन वो बिना निषेचन के, लेकिन यहाँ पर अगुणित भ्रूण कोश के अंड के अतिरिक्त किसी दूसरी कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो जाता है। इसमें तो अंड से, एपोस्पोरी में भ्रूण कोश के अंड से ही, क्योंकि वो न्यूसेलस यानी कि बीजांडकाय की कोशिका से ही बनता है, डिप्लॉयड होता है, तो वही एग जो है भ्रूण का निर्माण कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिप्लॉयड होता है। लेकिन एग, ये मादा युग्मक जो कि और पौधों में मादा युग्मक हैप्लॉयड होता है, लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अब बीजाणुकता में अर्धसूत्री विभाजन न होने से ये एग जो है ये डिप्लॉयड ही है, तो यही जो है भ्रूण का निर्माण कर देता है। लेकिन अपयुग्मन में, एपोगैमी में एग के अतिरिक्त कोई अन्य दूसरी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाता है। ठीक है, जिसे अपयुग्मन कहते हैं। लिलियम। ओके बच्चों, थैंक्स यू।